This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका अलग से पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या आप होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल है। सो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेशन थ्रू पर्सनल होम विजिट एंड इंटरव्यू। पर्सनल होम विजिट या इंटरव्यू के थ्रू कम्युनिकेट करना या कोई आइडिया है उसको शेयर करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, किस टाइप का कम्युनिकेशन है। जब आप पर्सनली किसी से मिलते हैं या पर्सनली इंटरव्यू करते हैं तो इसको हम किस टाइप के कम्युनिकेशन में रखेंगे। ऑप्शंस क्या है, ग्रुप अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, केस स्टडी या इंटरव्यू टेक्निक। जब आप पर्सनली किसी से मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच। मीन्स व्यक्तिगत दृष्टिकोण, किस पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन से अलग अलग बात करना, इंटरव्यू करना उसको, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल अप्रोच। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। द एक्सपीरियंस ऑफ लव, केयर एंड कम्फर्ट बाई पेरेंटल फिगर। जो कोई इन्फेंट है या कोई छोटा बच्चा है उसको अपनी पेरेंट्स की तरफ से क्या लव, केयर और कंफर्ट ये सब मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, पेरेंटल एक्सेप्टेंस, पेरेंटल रिजेक्शन, पेरेंटल इंडिफरेंस या पेरेंटल एब्सेंस। जब इन्फेंट है उसको अगर अपने पेरेंट्स की तरफ से लव, केयर, कंफर्ट ये सब मिल रहा है तो वो क्या है, एक पेरेंटल एक्सेप्टेंस है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा कि पेरेंटल एक्सेप्टेंस। जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहीं पे तो लव, केयर, कंफर्ट ये सब होगा। जहाँ पे रिजेक्शन होगा या डिफ्रेंशिएशन होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आंसर हो जाएगा पेरेंटल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स हु मेक फ्यू और नो डिमांड्स एंड आर इनडिफरेंट टू द चाइल्ड डिसीजन मेकिंग एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे से कोई डिमांड नहीं करते हैं या कुछ डिमांड करते हैं तो उस पर डिस्कस करते हैं, जो चाइल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझते हैं, उस पर बात करते हैं। जो इस टाइप की केयर होती है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, समझते हैं, तो उस टाइप को पेरेंटिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव या अनइन्वॉल्व। तो इस टाइप की जो पेरेंटिंग होती है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, देखते हैं, कोई डिमांड्स नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परमिसिव। ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। चाइल्ड इज़ अलाउड टू एक्सप्रेस द एग्रेशन इन अ कंट्रोल सिचुएशन। कोई चाइल्ड है, अगर उसको एग्रेशन अलाउ किया गया है लेकिन एक कंट्रोल सिचुएशन में, अगर उसको गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा एक्सप्रेस करने दिया जा रहा है लेकिन एक कंट्रोल सिचुएशन में, तो उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल काउंसलिंग, प्ले थेरेपी, ग्रुप काउंसलिंग या क्लासरूम। जब बच्चे को कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसको एग्रेशन है या जो भी उसके एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने का एक कंट्रोल्ड सिचुएशन दी जा रही है तो उसको हम कहते हैं प्ले थेरेपी। ऑप्शन जो बी है ये, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्ले थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉमन फियर एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम पे एक कॉमन फियर क्या होता है, जो इन्फेंट है उसको उस टाइम पे एक कॉमन फियर, एक कॉमन डर उसका क्या होता है। ऑप्शंस क्या हैं, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फियर ऑफ मदर, फियर ऑफ फादर एंड नन ऑफ दीज। तो जो इन्फेंसी स्टेज में जो चाइल्ड का जो एक कॉमन फियर होता है वो होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर को देख के उसको जो डर लगता है, उसको जो फियर होता है, तो स्ट्रेंजर ऑफ फियर जो है ये इन्फेंसी में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। द साइकिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेक्शुअल इंस्टिंक्ट। ऐसी कौन सी साइकिक एनर्जी है जो सेक्शुअल इंस्टिंक्ट के साथ रिलेटेड है। ऑप्शंस क्या हैं, नार्सिज्म, लिबिडो, कैथेरेसिस या फैंटेसी। तो हमने पढ़ा है जो एक लिबिडो जो है ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से रिलेटेड एनर्जी है, साइकिक एनर्जी है। और अगर हम बात करें लिबिडो तो ये एक इंस्टिंक्ट एनर्जी है। तो ये इंस्टिंक्ट एनर्जी हमारी लाइफ की हर एक स्टेज में प्रेजेंट रहती है। अब अगर हम बात करें ईद की, एट अ टाइम ऑफ बर्थ, वहाँ पे क्या प्लीजर प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या प्लीजर प्रिंसिपल है, वहाँ पे माउथ है तो यहाँ पे भी एनर्जी तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एक प्लीजर सीकिंग। उसके बाद अगर हम बात करें ईगो की,
ईगो में भी एक एनर्जी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे सुपर ईगो आता है, अगर हम बात करेंगे सुपर ईगो में 3 to 4 ईयर के चाइल्ड आते हैं। सुपर ईगो के डेवलप होते होते अगर हम बात करें साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, तो वहाँ पे फैलिक स्टेज डेवलप हो जाती है। तो फैलिक स्टेज में भी एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लिबिडो। और सुपर ईगो क्या काम करता है, एज अ मोरल एक्टिव, हम बोल सकते हैं कि जो सुपर ईगो में जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी होता है वो हमारी मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं। तो हर एक लाइफ की स्टेज में एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि इंस्टिंक्ट एनर्जी है, या वो हमारे लाइफ के हर स्टेज से कनेक्टेड होती है। तो लिबिडो भी जो है, लिबिडो ये इसको मेनली इस एनर्जी को हम लिबिडो ही बोलते हैं, जो कि हमारी लाइफ की हर एक स्टेज पे प्रेजेंट रहती है। और लिबिडो जो है ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से इसको रिलेट करते हैं। जैसे अगर हम ईद की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो प्लीजर प्रिंसिपल है वो क्या है, माउथ है। तो हर एक स्टेज में हर एक कोई ना कोई प्लीजर प्रिंसिपल है और उससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लिबिडो। और ये एक साइकिक एनर्जी है जो कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के साथ रिलेटेड होती है, जो प्लीजर मेनली प्लीजर के लिए उसको हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैथारसिस। तो कैथारसिस क्या है, जहाँ पे सडन एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस होता है उसको हम बोलते हैं कैथारसिस। इसे इमोशनल कैथारसिस है, एग्रेशन कैथारसिस है, जहाँ पे अचानक से हम किसी एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रेशन इज शिफ्टेड टू इट्स सब्सटीट्यूट इज नोन एज। ऐसे एक डिफेंस मैकेनिज्म जहाँ पे जो हमारा एक्चुअल एग्रेशन था उसको किसी दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट कर देना या उसको किसी सब्सटीट्यूट के साथ शिफ्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या है, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शन। तो जहाँ पे हमारा जो एग्रेशन है, जो मेन एग्रेशन है, जो मेन एग्रेशन का पॉइंट है, उसको हम शिफ्ट करके किसी दूसरी सिचुएशन पे शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसको अपने बॉस पे गुस्सा आया, उसको तो वो गुस्सा वो बॉस पे नहीं एक्सप्रेस कर सकता, उसके बाद वो गुस्सा किस पे एक्सप्रेस करता है, अपने फ्रेंड्स पे या अपनी फैमिली मेम्बर्स पे। तो मीन्स एग्रेशन वही है बट जो सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करने की वो चेंज हो गई है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन मीन कोई रिग्रेटिव बिहेवियर, ऐसा कोई बिहेवियर उसके बाद में रिग्रेट होना, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। सब्लिमेशन में कोई सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी टू ग्रेटिफाई मोटिव, या जैसे कोई काम था उसको करने के लिए जो मेन हमारा जो एक्टिविटी है वो ना करके हम कोई साइड एक्टिविटी करके अपने मोटिव को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये आता है सब्लिमेशन में। और प्रोजेक्शन में कोई हमारा मॉरल एंग्जाइटी है या न्यूरोटिक एंग्जाइटी है, उसको किसी अदर ऑब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव फियर में कन्वर्ट करना, या फिर जहाँ पे डुअल पर्पस होता है। जैसे वाली स्टोरी सुनी है ना कि जो लोमड़ी अंगूर खाने जाती है उसको अंगूर नहीं मिलते तो वो क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे थे। तो ये वाला जो सिचुएशन आता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट, एक डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रेशन इज शिफ्टेड टू इट्स सब्स्टिट्यूट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, मेथड विच एम्स टू आइडेंटिफाई एज वेल एज करेक्ट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न। जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है तो किससे रिलेटेड होगा, मेंटल एक्टिविटीज़ से। और मेंटल एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होता है, उसको हम और क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। तो जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको करेक्ट करने के लिए कौन सी थेरेपी यूज़ की जाएगी। तो ऑप्शंस क्या है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या कॉग्निटिव थेरेपी। तो मेंटल को हमने किस कैटेगरी में रखा है, मेंटल को हम कॉग्निशन भी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा कॉग्निटिव थेरेपी। ऑप्शन जो डी इसका है सही हो जाएगा। जो भी हमारा डिस्टॉर्टेड थिंकिंग प्रोसेस है उसको करेक्ट करने के लिए या जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करने के लिए जो थेरेपी यूज़ की जाएगी उसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू डील विद सोशल रिलेशन इज कॉल्ड। जो सोशल रिलेशंस के साथ जो डील करने की प्रोसेस है या जो डील करने की एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस। मीन्स जो आसपास जो सोसाइटी है उसमें जो हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ हम कैसे डील करते हैं इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10,
आइडेंटिटी क्राइसिस अकर ड्यूरिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस कब अकर होता है? हमने ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है ना, जिसमें हमने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला कौन सा, हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है, साइको सोशल थ्योरी। इसमें हमने कितना स्टेजेस पढ़े हैं? हमने इसमें 8 स्टेजेस पढ़े हैं। तो इस 8 स्टेजेस में जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज है, ये कौन से नंबर की स्टेज है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, जिसमें हमने 8 स्टेजेस पढ़ा है, इस 8 स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस वाली कौन सी स्टेज है, ये आपको बताना है। और आइडेंटिटी क्राइसिस किस एज में अकर होता है? तो ये होता है एडोलसेंस स्टेज में। मेनली एडोलसेंस स्टेज में जो एडल्ट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि उनका मेन रोल क्या है, उनकी मेन आइडेंटिटी क्या है, तो उसको हम रोल कन्फ्यूज़न या आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं। तो ये एडोलसेंस स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनएबिलिटी टू फॉर्म अ कोहेसिव आइडिया ऑफ सेल्फ, अपने खुद के बारे में, अपने खुद के जो बारे में हम क्या सोचते हैं या हमें क्या करना है, वो आइडिया हम नहीं बना पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस क्या हैं? रोल कन्फ्यूजन, ईगोसेंट्रिज्म, बॉडी इमेज या नन ऑफ दीज। तो जहाँ पे हम खुद के बारे में आइडिया नहीं बना पा रहे हैं, हम खुद के बारे में हमारा क्या सोचना है या क्या करना है वो हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? एक रोल कन्फ्यूजन है। तो ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा, रोल कन्फ्यूजन। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म में जहाँ पे बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचता है कि जो उसने देखा है अपने अकॉर्डिंग ही सोचना, उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। और जहाँ यहाँ पे क्या है, एक आइडिया, खुद के बारे में आइडिया ना बना पाना, या हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद के बारे में हम क्या देख रहे हैं, उसके बारे वो हम ना डेवलप कर पाना, उसको हम बोलते हैं रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, अवर बिहेवियर आर रिजल्ट ऑफ, जो हमारा व्यवहार है वो किसका रिजल्ट है, किस चीज़ का परिणाम है? जो हमारा व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? जेनेटिक, लर्निंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। एक तो जेनेटिक हो जाएगा, लर्निंग में मीन्स हम आसपास सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, वहाँ से क्या सीख रहे हैं, तो ये बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिहेवियर है हमारा वो जेनेटिक और लर्निंग दोनों से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, ऑडियोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इंडिकेट द डिग्री ऑफ, ऑडियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ऑडियो वीडियो, ऑडियो मीन्स लिसन सुनना, वीडियो मीन्स देखना। अब ऑडियो है, लिसनिंग डिवाइस है, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? ऑप्शंस क्या हैं? विजुअल इफेक्ट, लैंग्वेज डेफिसिट, हियरिंग लॉस या मेंटल रिटार्डेशन। तो जो ऑडियो है, ऑडियो मीन्स लिसनिंग, अब लिसनिंग है और सुनने के लिए हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हियरिंग लॉस। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। जो ऑडियोमीटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो हमारे हियरिंग लॉस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग अ मिसिंग और इम्पेयर्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसी कोई सी डिवाइस जो हमारे बॉडी में कोई मिसिंग या कोई इम्पेयर्ड पार्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेल, ब्रेसेस, प्रोस्थेसिस या क्रचेस। तो जो हमारी बॉडी में कोई अगर मिसिंग पार्ट है या इम्पेयर पार्ट है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस एक टेक्निक है जिसमें अगर कोई बॉडी का कोई पार्ट इम्पेयर्ड है या मिसिंग है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पार्ट लगा के उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ब्रेल, ये एक ब्रेल टेक्निक है जिसमें जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, रिफर्स टू डिफ़िकल्टी विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ जो डिफ़िकल्टी होती है, मैथ्स को पढ़ने में जो डिफ़िकल्टी आती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या नन ऑफ दीज। तो जो मैथमेटिक्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आना, डिसग्राफिया मीन्स राइटिंग प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत आना, और डिसकैल्कुलिया इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफ़िकल्टी, अगर मैथ्स को पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है जो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है उसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज है ये कौन सी स्टेज है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है।
एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।